आज हम अर्थशास्त्र की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें समझें। मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उन तक कोशिश करेंगे कि सब कुछ आसान लगे। हाँ, और ये समझना कि ये अर्थव्यवस्थाएं चलती कैसे हैं, जैसे मांग और आपूर्ति से कीमतें कैसे तय होती हैं, जीडीपी ये आंकड़े क्या बताते हैं, और शायद ज्यादा जरूरी कि क्या नहीं बताते, जो भी उन पेपर्स में था। और अलग अलग आर्थिक सिस्टम्स भी, पूंजीवाद है, समाजवाद है, और भारत जैसे देशों में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अपने क्या फायदे नुकसान हैं। आपके स्रोतों में इसका जिक्र था। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी बात से, जो शायद स्रोतों में भी बार बार आई होगी। कमी, स्केर्सिटी। मतलब हमारी इच्छाएं तो बहुत है, पर संसाधन वो सीमित है। हाँ, इसी कश्मकश को साधना ही तो अर्थशास्त्र एक तरह से। चलिए इसे खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और देखिए, ये कमी ही है जो हमें चुनने पर मजबूर करती है, और हर चुनाव की एक कीमत होती है। अर्थशास्त्री उसे कहते हैं अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, हाँ। मतलब वो चीज जो हमें छोड़नी पड़ती है किसी दूसरी चीज को पाने के लिए। जैसे स्रोतों में शायद उदाहरण होगा कि सरकार सड़क पर पैसा खर्च करती है, तो फिर वही पैसा स्कूल पर खर्च नहीं हो सकता। हाँ, वो स्कूल अवसर लागत बन गया। सही। और ये तो व्यक्तिगत स्तर पर भी होता है। खैर, इन चुनावों को अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो अर्थशास्त्र के दो मुख्य नजरिए आते हैं, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। हाँ, एक पेड़ को देखना या पूरे जंगल को। हाँ बिल्कुल। आपके स्रोतों में शायद किसी एक इंडस्ट्री की बात होगी, वो व्यष्टि हो गया, या फिर पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, वो समष्टि। सही कहा। व्यष्टि देखता है एक व्यक्ति, एक फर्म या एक बाजार को, चीज की कीमत कैसे तय हुई, कंपनी कितना बनाएगी, ये सब। और समष्टि देखता है पूरी इकोनॉमी को, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे। और दोनों ही लेवल पर उत्पादन के लिए कुछ चीजें चाहिए ही चाहिए, भूमि, श्रम, पूंजी। और चौथा, उद्यमिता, मतलब रिस्क लेने की क्षमता। ये चार पिलर हैं। चलिए अब बाजार पर आते हैं, जहाँ चीजें खरीदी बेची जाती हैं। यहाँ खेल चलता है मांग और आपूर्ति का, डिमांड और सप्लाई। मांग का नियम तो आसान है, हम सब देखते हैं। चीज महंगी तो कम खरीदते हैं, सस्ती तो ज्यादा। हाँ, पर सिर्फ कीमत ही नहीं, आपके स्रोतों में जरूर इस पर जोर होगा कि उपभोक्ता की आय कितनी है, मिलती जुलती चीजों की कीमत क्या है। जैसे चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी ज्यादा पीने लगे। अच्छा, हाँ। लोगों की पसंद, ये सब चीजें मांग पर असर डालती हैं। और यहीं पर वो लोच वाली बात आ जाती है, इलास्टिसिटी। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि मांग बदलेगी, बल्कि कितनी बदलेगी। हाँ। बिल्कुल। स्रोतों में शायद जिक्र होगा जरूरी चीजों का, जैसे दवाइयाँ, अनाज। इनकी मांग बेलोच होती है, इनइलास्टिक। मतलब कीमत बढ़ भी जाए तो लोग खरीदना ज्यादा कम नहीं कर पाते। जरूरी है भाई। हाँ, और दूसरी तरफ लग्जरी चीजें, महंगी गाड़ियां, इनकी मांग लोचदार होती है, इलास्टिक। कीमत जरा सी बढ़ी, और मांग नीचे। एकदम। और यही चीज आपूर्ति पर भी लागू होती है ना? बेचने वाला ज्यादा कीमत पर ज्यादा बेचना चाहेगा। हाँ, पर उसकी सप्लाई भी तो कई बातों पर निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी कैसी है, बनाने में लागत कितनी आ रही है, सरकार टैक्स कितना लगा रही है, इन सब का असर पड़ता है। और जहां ये दोनों मिलते हैं, खरीदार की मांग और बेचने वाले की आपूर्ति, वो होता है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। वही कीमत तय हो जाती है। ये एक डायनामिक चीज है, चलती रहती है, कीमतें एडजस्ट होती रहती हैं। आपके स्रोतों में कुछ खास तरह की चीजों का भी जिक्र हो सकता है। पब्लिक गुड्स, जैसे पार्क, स्ट्रीट लाइट। हाँ, जिनका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। और मेरिट गुड्स भी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। सरकार चाहती है कि लोग इनका ज्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा। और फिर होती हैं डीमेरिट गुड्स, जी। शराब, तंबाकू टाइप की, जिन्हें सरकार डिस्करेज करना चाहती है। ये जानना जरूरी है। क्योंकि बाजार हमेशा बेस्ट नतीजे नहीं देता, कभी कभी सरकार को दखल देना पड़ता है। सही। अच्छा, आप जरा बड़े पैमाने पर देखें, अर्थव्यवस्थाएं संगठित कैसे होती हैं। पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन नाम तो आते ही हैं, स्रोतों में भी होंगे। पूंजीवाद में क्या होता है? निजी संपत्ति और मुनाफा। हाँ, मेनली बाजार तय करता है क्या बनेगा, कितना बनेगा। माना जाता है कि इससे कुशलता आती है, इनोवेशन होता है। लेकिन आपके स्रोतों ने कमियां भी बताई होंगी, जैसे आय की असमानता बढ़ जाती है, या वो व्यापार चक्र, तेजी और मंदी के दौर।
अर्जेंटीना वाले राष्ट्रपति का वो बयान भी था ना स्रोतों में, अराजक पूंजीवादी। हाँ था। वो तो राज्य को ही खत्म करने की बात कर रहे थे। हाँ, वो एक एक्सट्रीम विचार है। जी। दूसरी तरफ है समाजवाद। सारे संसाधन सरकार के पास, हम्म। मकसद सामाजिक कल्याण। सुनने में तो अच्छा लगता है, असमानता कम होगी। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, जैसा स्रोतों ने भी इशारा किया होगा। लाल फीताशाही, अकुशलता, लोगों के पास चॉइस कम होना, क्योंकि वो कंपटीशन वाला इंसेंटिव नहीं होता। और फिर आता है भारत का मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। हाँ, ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। सरकार जरूरी चीजों पर कंट्रोल रखती है, नीतियां बनाती है, पर प्राइवेट कंपनियों को भी काम करने देती है। मकसद होता है विकास भी हो और सोशल जस्टिस भी। पर चुनौतियां यहां भी हैं। जैसे सरकारी कंपनियों में अक्सर अकुशलता दिखती है, प्राइवेट सेक्टर को कभी डर रहता है कि कहीं राष्ट्रीयकरण ना हो जाए, और असमानता की समस्या वो यहां भी है। आपके नोट्स में शायद इनका जिक्र होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं मापने पर। अर्थव्यवस्था को नापते कैसे हैं? जीडीपी। जीडीपी ये शब्द तो मतलब हर जगह सुनाई देता है, स्रोतों में तो पक्का होगा। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधा सा मतलब है एक साल में देश की सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका कुल बाजार मूल्य। अंतिम मतलब वो चीजें जो सीधे इस्तेमाल होती हैं, जैसे ब्रेड, आटा नहीं, क्योंकि आटा तो ब्रेड बनाने में लगा। अच्छा, लेकिन क्या जीडीपी ही सब कुछ है? अभी वो खबर आई थी भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन, जो गलत निकली। पर लक्ष्य तो है $5 ट्रिलियन का 2025 तक, और नीति आयोग का विजन 2047 तो $30 ट्रिलियन का है। ये आंकड़े क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? यही तो बड़ा सवाल है, और आपके स्रोत भी इसी तरफ इशारा कर रहे होंगे। देखिए, जीडीपी जरूरी है, आर्थिक गतिविधि दिखाता है, पर यह खुशहाली या वेलबींग का अधूरा पैमाना है। ये नहीं बताता कि पैसा जा कहाँ रहा है, अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है या घट रही है। और पर्यावरण का क्या? उसका तो हिसाब ही नहीं, बल्कि प्रदूषण साफ करने का खर्चा जीडीपी बढ़ा देता है। और घर पर जो काम होता है महिलाओं का, बिना पेमेंट वाला, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं जीडीपी में। सही कहा। इसीलिए अब दुनिया भर में बात हो रही है बियॉन्ड जीडीपी की, जीडीपी से आगे देखने की, ऐसे इंडिकेटर्स बनाने की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक बराबरी, इन सबको भी देखें। स्रोतों में शायद एचडीआई या किसी और वैकल्पिक मापक का जिक्र हो। जीडीपी के साथ वो जीवीए, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब भी आते हैं। फटाफट बता सकते हैं इनका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। उत्पादन के हर स्टेज पर कितनी वैल्यू जुड़ी वो देखता है। जीडीपी और जीवीए में मेन फर्क टैक्स और सब्सिडी का होता है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, में देश के नागरिक चाहे दुनिया में कहीं भी कमाएं, वो आय जुड़ जाती है। अच्छा। और एनडीपी और एनएनपी में से डिप्रिसिएशन यानी मशीनों वगैरह की घिसावट घटा दी जाती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। असल में एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये बस अलग अलग तरीके हैं इकोनॉमी की आय को देखने के। समझ गई। अच्छा, एक और बड़ी चिंता, महंगाई, इन्फ्लेशन। आपके स्रोतों में जरूर इसका जिक्र होगा। हाँ, मुद्रास्फीति मतलब कीमतों का सामान्य स्तर लगातार बढ़ता जाए, जिससे हमारे पैसे की कीमत वो कम हो जाती है। आज 100 रुपए में जो मिलता है, कल नहीं मिलेगा। इसके कारण क्या होते हैं? वो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश? हाँ, मोटे तौर पर दो मुख्य कारण। डिमांड पुल तब जब बाजार में चीजों की मांग सप्लाई से ज्यादा हो जाए, जैसे लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए, और कॉस्ट पुश तब जब बनाने की लागत बढ़ जाए, कच्चा माल महंगा हो गया, मजदूरी बढ़ गई, तो कंपनियां कीमतें बढ़ा देती हैं। अच्छा। स्रोतों में हाल की महंगाई के पीछे इन दोनों का कितना हाथ है, इस पर बहस हो सकती है। कभी कभी जमाखोरी जैसे स्ट्रक्चरल कारण भी होते हैं। भारत में इसे मापते हैं WPI और CPI से, थोक और खुदरा मूल्य सूचकांक। RBI तो CPI को ज्यादा देखता है ना? हाँ, क्योंकि सीपीआई आम आदमी से जुड़ा है, रिटेल कीमतों पर आधारित है। खाने पीने की चीजें, सेवाएं, इनका वजन इसमें ज्यादा है। WPI में सिर्फ वस्तुएं होती हैं, वो भी थोक बाजार की। और वो हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन में से खाने पीने की चीजें और ईंधन, जिनकी कीमतें बहुत घटती बढ़ती हैं, उनको हटा देते हैं। क्यों? ताकि महंगाई का जो एक आसासी ट्रेंड है वो पता चल सके, जो शायद अस्थायी झटकों से प्रभावित न हो। आरबीआई दोनों पर नजर रखता है, पर पॉलिसी के लिए कोर इन्फ्लेशन को अहमियत देता है। और महंगाई को काबू में रखना,
ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से आरबीआई की है, हाँ, वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाला सिस्टम। बिल्कुल। सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता है कि सीपीआई महंगाई को 4% के आसपास रखा जाए। ऊपर नीचे 2% का बैंड है, मतलब 2% से 6% के बीच। और इसके लिए वो रेपो रेट वगैरह यूज करते हैं। हाँ, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी रेपो रेट जैसे टूल इस्तेमाल करती है। ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार से पैसा खींचना या घटाकर पैसा डालना, ताकि मांग कंट्रोल में रहे। आरबीआई के अलावा सरकार भी तो है। हाँ, उसकी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। टैक्स लगाना, खर्च करना। सरकार टैक्स से पैसा लेती है और फिर उसे खर्च करती है सड़कों पर, स्कूलों पर, रक्षा, सब्सिडी। इससे भी तो अर्थव्यवस्था में मांग पर असर पड़ता है। संसाधनों का बंटवारा बदलता है, आय का वितरण प्रभावित होता है। टैक्स भी कई तरह के हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। सही, डायरेक्ट टैक्स का बोझ उसी पर पड़ता है जिस पर लगा है। इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ आगे ट्रांसफर हो सकता है, आखिर में उपभोक्ता पर। स्रोतों में शायद कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती हुई थी उसका जिक्र होगा, या जीएसटी के अनुभवों का। हाँ, हो सकता है। क्या टैक्स कटौती से निवेश बढ़ा? जीएसटी से वो टैक्स पर टैक्स वाला असर खत्म हुआ या नहीं? व्यापार आसान हुआ? राज्यों के राजस्व पर क्या असर पड़ा? ये सब बातें स्रोतों में हो सकती हैं। कुछ और मुश्किल से शब्द थे, MAT, GAR, बीप्स। टैक्स दें। JAR है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये टैक्स बचाने के लिए जो तिकड़म लगाई जाती है उसे रोकने के लिए है। और बीप्स? बीप्स मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। मल्टीनेशनल कंपनी अपना मुनाफा कम टैक्स वाले देशों में दिखा देती हैं। भारत और कई देश इसे रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और एक वो लाफर कर्व वाली बात भी थी कि टैक्स रेट बढ़ाते जाने से हमेशा रेवेन्यू नहीं बढ़ता। हाँ, वो एक थ्योरी है कि एक सीमा के बाद टैक्स रेट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लोग काम करना या निवेश करना कम कर देते हैं, तो कुल टैक्स कलेक्शन घटने लगता है। पॉलिसी बनाते वक्त ये ध्यान रखना होता है। चलिए, अब आते हैं बैंकिंग पर। आरबीआई तो हेड है, पर उसके नीचे पूरा जाल है बैंकों का। हाँ, सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और अब वो नए वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी हैं। सबका अपना रोल है। आरबीआई के काम क्या हैं नोट छापने के अलावा? बहुत सारे काम हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मतलब ब्याज दरें तय करना, बैंकों पर नज़र रखना, उनका रेगुलेशन करना, विदेशी मुद्रा भंडार संभालना, सरकार के बैंकर का काम करना, और हाँ, DICGC के जरिए लोगों के बैंक डिपॉजिट का बीमा करना, 5 लाख रुपए तक। बैंकिंग स्थिरता के लिए वो बेसिल नॉर्म्स और CAR जैसे शब्द भी आते हैं। हाँ, बेसल नॉर्म्स अंतर्राष्ट्रीय नियम है। वो तय करते हैं कि बैंकों को अपने रिस्क वाले लोन के मुकाबले कितनी पूंजी रखनी होगी। उसे कहते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ताकि अगर कुछ लोन डूब भी जाएं तो बैंक फेल ना हो। बेसल 3 नए और ज्यादा कड़े नियम है। और एक समस्या जो भारत में बहुत चर्चा में रही, NPA, डूबे हुए कर्ज। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जिनका पैसा 90 दिन तक वापस नहीं आता। ये बैंकों की सेहत के लिए बहुत खराब हैं। आपके स्रोतों में शायद NPA से निपटने के कदमों का जिक्र होगा, जैसे IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या वो बैड बैंक NARCL। हाँ, IBC का नाम तो सुना है। क्या इनसे फर्क पड़ा है? IBC ने रिकवरी प्रोसेस को तेज जरूर किया है, पर चुनौतियां अभी भी हैं। स्रोतों में इसका मूल्यांकन हो सकता है। आखिर में थोड़ा इंटरनेशनल एंगल देखते हैं। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, एक करेंसी की दूसरी में कीमत, ये कैसे तय होती है? भारत में रुपया काफी हद तक डॉलर की मांग और सप्लाई से तय होता है, पर RBI बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रोकने के लिए दखल दे सकता है। इसे मैनेज फ्लोट कहते हैं। रुपया मजबूत हो या कमजोर, इसका क्या असर होता है? जब रुपया मजबूत होता है, मतलब एप्रिसिएशन, तो इंपोर्ट सस्ता होता है पर एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। जब कमजोर होता है, डेप्रिसिएशन, तो एक्सपोर्ट सस्ता होता है पर इंपोर्ट महंगा। इसका व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। स्रोतों में हाल की रुपए की चाल का विश्लेषण हो सकता है। और वो भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP, ये क्या चीज है? ये एक देश का बाकी दुनिया के साथ सारे इकोनॉमिक लेन देन का रिकॉर्ड है, हिसाब किताब। इसके 2 मेन हिस्से हैं, चालू खाता, करंट अकाउंट, और पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। चालू खाते में क्या आता है? इसमें आता है सामान का व्यापार, ट्रेड बैलेंस, सेवाओं का व्यापार, विदेश से होने वाली आय,
और रेमिटेंसेस जो बाहर काम करने वाले भारतीय पैसा भेजते हैं। और पूंजी खाते में उसमें आता है निवेश, एफडीआई, एफआईआई और लोन वगैरह। चालू खाते का घाटा CAD चिंता की बात क्यों होती है? ऐड का मतलब है कि हम बाहर से चीजें और सेवाएं खरीदने पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जितना हम उन्हें बेचकर कमा रहे हैं उससे ज्यादा। तो इस गैप को भरने के लिए हमें विदेशी निवेश या कर्ज चाहिए। अगर ये घाटा लगातार ज्यादा रहे तो दिक्कत हो सकती है। पर भारत रेमिटेंसेस में तो नंबर 1 है। हाँ बिल्कुल, रेमिटेंसेस से कैड को कम करने में बहुत मदद मिलती है। आपके स्रोतों में इसका पक्का जिक्र होगा। सरकार की विदेश व्यापार नीति FTP और वो मुक्त व्यापार समझौते FTA, इनका क्या असर रहा है? FTP का लक्ष्य तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। 2030 तक 2 ट्रिलियन का लक्ष्य है। इसके लिए RODTP, PLI जैसी स्कीमें हैं। FTAs का अनुभव मिला जुला है। कुछ से फायदा हुआ, कुछ से, जैसे आसियान के साथ, हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है। स्रोतों में शायद इन समझौतों की बारीकियों पर बात होगी। वाह, मतलब हमने काफी कुछ कवर कर लिया, बुनियादी सिद्धांतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक। और ये सब चीजें, मांग, आपूर्ति, GDP, महंगाई, सरकार की नीतियां, बैंक, सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और हर सिस्टम के अपने फायदे नुकसान हैं, हर आंकड़े की अपनी सीमाएं। GDP जरूरी है, पर सब कुछ नहीं। नीतियां बनाते समय ये सारी जटिलताएं ध्यान में रखनी पड़ती है। उस कमी के सिद्धांत से शुरू किया था हमने, वो देखिए कहाँ तक आ गए, वैश्विक अर्थव्यवस्था तक। ये समझना जरूरी है कि ये सब काम कैसे करता है। तो अब इस सारी जानकारी का क्या करें? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? देखिए, इन चीजों को समझने से ना हमें अपने आसपास जो हो रहा है वो बेहतर समझ आता है। सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, या स्रोतों में जो विश्लेषण दिए गए हैं उन्हें हम ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। हम एक ज्यादा, क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड नागरिक बनते हैं। अब शायद सोचने वाली बात यह है, जैसा आपके स्रोत भी इशारा कर रहे थे, कि हम आर्थिक प्रगति को मापने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं, जो सिर्फ प्रोडक्शन के आंकड़े ना हो, बल्कि इंसानी खुशहाली, बराबरी, पर्यावरण, इनको भी सही से दिखाएं। ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, इस गहरी और वाकई ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए